हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बात कर रहा हूं मैं आज सीएस प्रोफेशनल वालों की। सीएस प्रोफेशनल वालों, आप लोगों के 10 अगस्त से एग्जाम्स हैं, तो आई थिंक तैयारी बिल्कुल धुआंधार करो यार। इस बार मौका पूरा था अपने पास, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करके इस बार इंश्योर करना है, जो भी आप 1 2 3 जितने भी मॉड्यूल्स दे रहे हो, ऑल द बेस्ट उसके लिए। बीच में अब इस बार मैं डेट शीट को ऑब्जर्व कर रहा था, बीच में एक 15 अगस्त आ गया एक्चुअली हमारे लिए आजादी का दिन होगा, क्योंकि उस एक 15 अगस्त के बीच में आने की वजह से हम लोगों को बीच में एक गैप मिल जाएगा, एक छुट्टी मिल जाएगी, जिसके बलबूते हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अगले पेपर की तैयारी थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं। बट अगेन वो चीजें बात की हैं। पहले हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, क्या चीज, हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिट वाला जो सब्जेक्ट है मॉड्यूल 2 में, जो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट लुक्स इजी, बट जब एग्जाम में मार्क्स की बात आती है तो फिर इतने अच्छे मार्क्स उसमें आ नहीं पाते हैं। बट अगेन ये जो वीडियोस बनाने का पर्पस है वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं समझाऊंगा, बिल्कुल चीजें जितनी समझनी जरूरी है सिर्फ उतनी समझाऊंगा। इधर उधर की बातें कम से कम की जाएंगी कि यार इसमें ये समझने वाली चीजें हैं, इसका लॉजिक ये है। लॉजिक अभी की बात नहीं है, लॉजिक समझने के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। जब रिजल्ट का आप लोग वेट करेंगे उस टाइम पे बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कवर करनी होंगी। पूरी जिंदगी आपको पढ़ना ही तो है, बट प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग कैसे उसमें मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं, ठीक है ना। आइए जरा शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्रेटेरियल ऑडिट। मैं कह रहा हूं कि इसमें से एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं 5 to 7 मार्क्स का आपका पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। देखो इतने सारे चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, बट स्टिल सेक्रेटेरियल ऑडिट नाम क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं इसके पीछे रीजन बता देता हूं। हम लोग क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज। हमारे बोर्ड का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो आपको नहीं लगता है कि कंपनी सेक्रेटरीज का जो मेन काम है उस चीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आईसीएसआई हमसे चाहता है कि हम लोग थोड़ी ज्यादा करें। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या है, वन ऑफ द मेन फंक्शंस, जो रोजी रोटी का वन ऑफ द मेन सोर्स है किसी भी कंपनी सेक्रेटरी के लिए, वो है सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में आईसीएसआई बिल्कुल नहीं शर्माता है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, वहां से भी स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह की चीजों पे आपको फोकस करना है कि एग्जामिनर की इंटेंशन क्या है आप लोगों से। आप एग्जामिनर को एक सिंपल सी चीज चाहिए कि भाई आप लोग अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप सीएस बन के जाएंगे, कंपनीज में ऑडिट्स करेंगे, कंपनीज के आप कंप्लायंसेस पूरे करेंगे, उस टाइम पर आपको पता हो कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट किस बारे में है ये, चलो पहले ध्यान से सुनो। देखो आप लोगों को एक बात तो पता होगी कि ऑडिट दो तरह से होती है। एक होती है हमारी कौन सी, ये देखो ऑडिट्स आपकी दो तरह की होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल ऑडिट और एक होती है कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है ना। एक होती है फाइनेंशियल ऑडिट, एक होती है कंप्लायंस ऑडिट। देखो फाइनेंशियल ऑडिट में कौन सी तीन आ जाती हैं ऑडिट्स हमारी। सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या चीज, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक आपकी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑडिट। और देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी शायद चार्ट बना रखा है, जस्ट 1 मिनट। ये देखो ये पूरा का पूरा ये रहा चार्ट कि आपकी दो तरह की ऑडिट्स होती हैं। सबसे पहले देखो क्या है, आपकी फाइनेंशियल ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट है, जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट आ जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट से सिंपल सा मतलब क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब होता है कि फाइनेंस यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी ऑडिट है, पैसों की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जो जांच पड़ताल जिस ऑडिट के अंदर होती हैं वो फाइनेंशियल ऑडिट हो जाएगी। कंप्लायंस ऑडिट भला क्या हो जाएगी, कंप्लायंस यानी कि जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने सीएस शुरू करी है। कंप्लायंस मतलब जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लाई करना, उनको फॉलो करना, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो ऑडिट है, जिसमें चेक किया जाएगा कि आपने क्या इस एस्पेक्ट पे, इस लॉ को, इस रूल को फॉलो किया या नहीं किया, वो सारी बातें हम लोग कंप्लायंस ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे। और कंप्लायंस ऑडिट में कई तरह के ऑडिट्स हैं। कंप्लायंस ऑडिट की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, देयर कुड बी एज मैनी ऑडिट एज पॉसिबल। जितने फंक्शंस होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उससे रिलेटेड एक ऑडिट हो सकती है। बट हमारे पर्पस के लिए देखो मेन ऑडिट कौन सी निकल के आई है, सेक्रेटेरियल ऑडिट, विच इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। अब देखो सीएसआर ऑडिट भी है। अब ये छोटी छोटी ऑडिट्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट है, टेक ओवर ऑडिट है, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट है, अभी आपको फॉरेंसिक ऑडिट नजर आ जाएगी। अब देखो कुछ ऑडिट्स हैं जिनसे सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में ब्लंटली पूछा जाता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को वो कौन सी ऑडिट है। बट अभी फिलहाल हमें सेक्रेटेरियल ऑडिट किस पोजीशन पे है हमें वो चीज समझनी है कि ये दो तरह की ऑडिट होती है, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑडिट का वन ऑफ द मेन फंक्शंस जो ऑडिट है वो कौन सी है, सेक्रेटेरियल ऑडिट।
आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा। सेक्रेटेरियल ऑडिट कहां पे एग्जिस्ट करता है, आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। जस्ट एक सेकेंड, हम लोग पेज ढूंढ ले अपना वाला। आ गया जी। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट है क्या, जो काम की चीजें आप लोगों को पढ़नी है। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज अ मैकेनिज्म विच इज कनेक्टेड विद द ऑडिट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। हाँ, ये तो हमें पता है। नॉन फाइनेंशियल, जब मैं बात नॉन फाइनेंशियल की कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लायंस थिंग ऑफ द कंपनी। इट गिव्स नेसेसरी कंफर्ट टू द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को कंफर्ट दे देता है, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, या रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मतलब कौन है, जैसे सेबी हो गई, है ना, आरबीआई हो गई आपकी और कौन हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों को भी कंपनी के रहने और होने से फर्क पड़ता है, एज टू द कंप्लायंस बाय द कंपनी ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर एंड एडिक्वेट सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन द कंपनी। यानी कि सेक्रेटेरियल ऑडिट से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जब आप किसी कंपनी की सेक्रेटेरियल ऑडिट कर दोगे और आप इंश्योर कर दोगे कि हाँ जी, कंपनी ने सारे के सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को प्रॉपरली कंप्लाई किया है, किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं गया है, और कंपनी ने बड़ी ईमानदारी के साथ हर लॉ और रूल को फॉलो किया है, तो इससे तीन लोगों को संतुष्टि मिलेगी। एक तो कंपनी का खुद का मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट। दूसरा, जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे आपके अलग अलग जो भी बोर्ड्स हो गए, सेबी हो गया आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, अरे मैं क्या बोल रहा था, एनसीएलटी हो गया, या फिर आपका और क्या हो गया, जो भी आपका बोर्ड है, मतलब हर तरीके से रिलेटेड जो भी अलग अलग रेगुलेटर्स हैं उस कंपनी से रिलेटेड जो भी हैं वो सब, और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, विच इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो भी टैक्स लगाते हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं वो, जो सीएसआर से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं वो, एंड ये सारे लोग, ठीक है ना। तो एवरी कंपनी, देखो, every company while pursuing its business activities has to comply with the rules and regulations relating to the Companies Act, Securities Law, FEMA आ गया जहां भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होगी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज, जनरल लॉज, लेबर लॉज, कंपटीशन लॉ, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन रिलेटेड लॉज। मैंने बताया ना कि जो भी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो सारे के सारे लॉज को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। उस जो कंप्लाई करा है उस चीज की ऑडिट होती है कि कंप्लाई सही से किया भी है या नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, यहां पे यहां से लेके यहां तक वही तरह की बातें करी गई हैं। अब एक चीज देखो जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है। देखो, इंडिपेंडेंट यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो सेक्रेटेरियल ऑडिट करने पहुंचा है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है। वो किसी के बर्डन में काम नहीं करती है, वो एक इंडिपेंडेंट होता है जिसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, इंटीग्रिटी होती है। वेरिफिकेशन करता है वो किसके, रिकॉर्ड्स की, बुक्स की, पेपर्स की, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की, बाय कंपनी सेक्रेटरी, वो चेक करने के लिए कि क्या कंप्लायंस स्टेटस है कंपनी का अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ वेरियस स्टैट्यूट्स, laws, rules and regulation, and also to ensure the compliance of legal and procedural requirements and processes followed by the company। ये जो मैं बातें अभी हिंदी में बोल रहा था, ये सारी की सारी बातें यहां पे सारी एक तरीके से समराइज हो गई हैं। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में जब भी उसको डिफाइन करने वाली कुछ बात आए या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जाएं, तो पहले जो शुरुआत करनी है आपको, वो सेक्रेटेरियल ऑडिट एग्जैक्टली करता क्या है, उसमें होता क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको यहां पे बतानी होंगी, ठीक है ना। उसके बाद नीड फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट। यार कोई भी चीज हम लोग बेकार में तो करते नहीं है। सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और जब भी किसी चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो बेकार में नहीं की जाती है, तो कुछ ना कुछ उसकी जरूरत होगी। तो उसकी नीड क्या है सेक्रेटेरियल ऑडिट की, जरा देखिएगा। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। अगेन देखो, यहां से लेके यहां तक सेम टू सेम है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। एन एक्शन प्लान of the corporate secretarial department is to be designed so as to ensure that all the event based and time based compliances। देखो, event based और time based compliances का मतलब समझो। event based compliances क्या होते हैं, लाइक कोई इवेंट हुआ, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, ठीक है ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर आपको क्या करनी हो, ऑडिट करनी हो, तो वो कहां पे आ जाएगी, आपकी इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में आ जाएगा। दूसरा, अगर लेट सपोज टेक ओवर करा है एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को, तो टेक ओवर ऑडिट हो जाएगी, यानी कि इवेंट हैपन हुआ, उस चीज की ऑडिट, उस ट्रांजैक्शन की ऑडिट करने के लिए कौन आएगा भाई, टेक ओवर ऑडिट में सेक्रेटेरियल टेक ओवर ऑडिट में कोई भी एक प्रोफेशनल जो उस ऑडिट को परफॉर्म करेगा। टाइम बेस्ड कंप्लायंस मतलब क्या हो गया कि जो टाइमली लाइक रूटीन एक्टिविटी होती है, जो मे बी साल में एक बार या साल में 2 बार होगी, उन्हें हम टाइम बेस्ड कंप्लायंसेस कहेंगे। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज टू बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वाओ, ये हुई ना लाइन। चाहे सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं, कोई भी ऑडिट अगर होगी, उसका पर्पस क्या होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यार अगेन मैंने आपको बताया कि कोविड अगर आप लोगों को लेट सपोज हो गया, उसका इलाज करने से अच्छा है ना कि हम लोग प्रिकॉशंस लें, ताकि हम लोगों को कोविड हो ही ना। घर से कम निकलें, मास्क पहन के निकले, सैनिटाइजर का रेगुलरली यूज करें। अब आप जिस भी बंदे को कॉल करोगे, वो बंदा जो वो फोन पे एक दीदी होती है बोलती है ना कि जब भी आप घर से निकले मास्क पहने, कड़ाई भी और पढ़ाई भी, पता नहीं क्या चीज कुछ बोलते हैं, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैसे ही सेक्रेटेरियल ऑडिट का फंक्शन क्या है कि यार आप पहले ही जब कोई प्रॉब्लम इनिशिएट हो रही है ना, उसी टाइम पे उसको रोक दो, इससे पहले कि वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए और आपको उसका इलाज करना पड़े। आपको पहले ही प्रिवेंटिव यानी कि प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी है। rather than post-mortem exercise and to find faults. Broadly, need for secretarial audit is क्या है, जरा नीड देखिएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ ये डिसेंटली इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 1 स्टार दे सकता हूं। Effective mechanism is to ensure that the legal and procedural requirements are duly complied with. अब देखो, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप अपनी आंख बंद करो कि आप एक सेक्रेटेरियल ऑडिट करने गए हो, तो आपका मकसद क्या होगा उस ऑडिट को परफॉर्म करते टाइम। इमेजिन करो, मैंने आपको जो चीजें समझाई है उसके बेसिस पे इमेजिन करो कि अच्छा आप ना चेक करोगे कि जो लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है क्या उनसे कंप्लाई किया गया है। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डायरेक्टर्स को दोगे, की मैनेजरियल पर्सनल को दोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंपनी में कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर। डायरेक्टर्स कंसंट्रेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर पे। अब एक बात बताओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट अगर सही से हो जाए तो एक डायरेक्टर जो कंपनी का है वो अपनी स्ट्रेटेजीज बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाएगा, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ना कि वो लॉ के एस्पेक्ट्स को देखेगा। ठीक है ना। स्ट्रेंथन द इमेज एंड गुडविल ऑफ अ कंपनी। एक बार सेक्रेटेरियल ऑडिट हो जाए और उधर से अनक्वालिफाइड ओपिनियन मिल जाए। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं चल रही है, कंपनी सेक्रेटरी ने एक बार आपने साइन कर दिया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इमेज है, जो गुडविल है कंपनी की, वो माइंड ऑफ रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स है उसमें मजबूत हो जाएगी कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसने कोई घपला नहीं करना। ये बात समझ आ रही है। देन उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिट इज एन इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट टूल। रिस्क मैनेजमेंट टूल मतलब क्या हुआ कि भाई रिस्क को प्रॉपरली, अभी आप लोग रिस्क का एक चैप्टर करेंगे किसके अंदर, गवर्नेंस, जो पेपर 1 है आपका मॉड्यूल 1, उसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज हो जाती है कि फ्यूचर में जो रिस्क हो सकता है आज की किसी एक्टिविटी, लाइक इन दिस केस सेक्रेटेरियल ऑडिट करके आप उस रिस्क को कम कर रहे हो। It helps the investor in analyzing the compliance level of companies, thereby increases the reputation. सिंपल सी बात है यार, कंप्लायंस जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग देखते हैं ना कि यार एक कंपनी कंप्लायंस कैसे कर रही है। जो कंपनी लॉ को प्रॉपरली फॉलो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि हाँ फ्यूचर उसका ब्राइट ही है। ओके, अब आ जाओ जरा, अब यहां पे एक आपके जिक्र की बात आ रही है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए क्या है। एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोलूं या पीसीएस बोलूं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एक ही बात होती है, डोंट गेट एवर कंफ्यूज्ड। देखो होना क्या चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सीएसपी होना चाहिए, बट हम इसको पीसीएस लिखते हैं। ये पीसीएस ऑफिसर नहीं है, ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। is a professional who is well versed in the matter of statutory, procedural and practice aspects of laws applicable to companies। यहां पे आप लोगों की तारीफ हो रही है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, कोई किसी भी तरह की कंपनी हो, उसके जितने भी लगने वाले लॉज हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनसे रिलेटेड एक अच्छी खासी नॉलेज होती है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को। अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस मेक्स हिम अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। ओहो, मुबारक हो, आप कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है। कॉम्पिटेंट मतलब काबिल टू कंडक्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट, कि आइए जनाब सेक्रेटेरियल ऑडिट करिए। आप जैसे व्यक्ति का ही इंतजार था जिसको नॉलेज का अंबार है, जिसको खूब सारी नॉलेज है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 204 सबसेक्शन 1, ओनली अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अरे भाई खुशी के मारे मेरी जान ना निकल जाए, यानी कि यहां पे बात हो रही है कि सिर्फ एक मेंबर यानी कि कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसके पास एक सर्टिफिकेट है प्रैक्टिस का, हर सीएस नहीं, जिसके पास पीसीएस का सर्टिफिकेट है, can conduct secretarial audit and furnish the secretarial audit report to the company। यानी कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की इजाजत सिर्फ उसको है, उसी तरीके से सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है उसकी इजाजत सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को है।
किसी भी कंपनी सेक्रेटरी को नहीं, एक ऐसा कंपनी सेक्रेटरी नहीं जो जॉब कर रहा है, जिसको पीसीएस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि आओ बेटा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बंदा क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है और उसकी रिपोर्ट दे सकता है कंपनी को। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीजें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई चीज किस तरह की कंपनीज पे एप्लीकेबल है। क्या सेक्रेटरियल ऑडिट हर कंपनी को कराने की जरूरत है? नहीं, यहां पे कुछ स्पेसिफाई कर रखी है कंपनी, जिन पर्टिकुलर कंपनीज को ही करवाना इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बेसिकली हम बात उन कंपनीज की करेंगे। देखो, ऑडिट फंक्शन उन कंपनीज के लिए कंपलसरी किया गया है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यानी कि जितना ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा कंप्लायंसेस करना होगा। यह रूल आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। तो सेक्शन 204 में लिखा हुआ है कि देखो कौन सी कंपनीज जिनमें आपका सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है। सबसे पहले एक लिस्टेड कंपनी, कितनी भी छोटी कंपनी क्यों ना हो, अगर वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि जैसे एनएससी पे लिस्टेड है या बीएससी पे लिस्टेड है, ठीक है ना, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसको तो सेक्रेटरियल ऑडिट करानी ही करानी है। और पब्लिक कंपनी, देखो पब्लिक कंपनी लिखा है यहां पे, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूएससी लिखता हूं मैं, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। देख रहे हो लिखने का तरीका, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, यानी कि जिसकी भी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है उस कंपनी को। देखो पब्लिक कंपनी, मेरी बात को ध्यान से समझना है, डिफरेंस आप लोगों को पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया है नहीं किया है। देखो पब्लिक कंपनी वो लिस्टेड भी हो सकती है, वो अनलिस्टेड भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो नो मैटर व्हाट की उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, उसको तो सेक्रेटरियल ऑडिट करानी ही करानी है। बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो है ना, उनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर उनका जो टर्नओवर है, इन्हीं कंपनीज का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर एवरी कंपनी, यानी कि एवरी कंपनी वर्ड यूज आ गया, यानी कि चाहे पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, नो मैटर व्हाट, एवरी कंपनी जिसने भी लोन ले रखा है या बोरोइंग कर रखी है किसी भी बैंक से, कितने, 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, यानी कि 100 करोड़ और उससे ज्यादा अगर उसने क्या कर रखा है, लोन या बोरोइंग कर रखी है, तो बाबू आपको क्या कराना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करा रखी होगी, चाहे आप प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। क्योंकि बेटा अगर 100 करोड़ का लोन ले रहे हो तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, एक बैंक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। 100 करोड़ से ऊपर का लोन ले रहे हो यार, तुम छोटी कंपनी कहां से हो गए। तो इस केस में आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करानी ही पड़ेगी। अब सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देखो क्या होगा, शेल एनेक्स विद बोर्ड्स रिपोर्ट, है ना, अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन MR3। मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है, फॉर्म MR3। इसको लिख लो, देखो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट किसमें आएगा बेटा, फॉर्म, क्या हो रहा है आज, लैग मार रहा है आईपैड बहुत ज्यादा, फॉर्म MR3। ओके, और उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर दोगे आप, अनेक्स कर दोगे। अनेक्स मतलब एक तरीके से अटैच कर दोगे बोर्ड रिपोर्ट के साथ। जो साल में एक बार बोर्ड रिपोर्ट बनती है ना, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को उसके साथ अनेक्स करके आप क्या करते हो, जो भी मतलब जहां पे भी आपको सबमिट करना होता है वहां पे आप प्रॉपरली उसको सबमिट करोगे। अब उसके बाद आगे देखिएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। अब देखो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, मैं बता देता हूं, ये इन रेगुलेशंस की जिक्र दो जगह हुई है। एक हुई है आपका पेपर 1 जो गवर्नेंस वाला है, उसके अंदर जिक्र हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है, और एक है आपका पेपर 7वां कॉर्पोरेट फंडिंग वाला। अगर आप लोगों ने वो पेपर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एलओडीआर की पहले फुल फॉर्म क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि वो कंपनीज जो सिर्फ लिस्टेड हैं उन पे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस लगती हैं। यानी कि सेबी ने कंपनीज एक्ट में जो रूल्स हैं, देखो कंपनीज एक्ट में जो रूल्स हैं वो हर तरह की कंपनी पे लगते हैं, चाहे लिस्टेड हो या ना हो। बट सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 जो है वो सिर्फ उन कंपनीज पे लगेंगे दोज विच आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ आ रही है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड क्या बातें लिखी हुई है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर, आइए जरा वो देखते हैं। हाँ, इससे मैं तुम्हें ना यहां से बताता हूं। देखो यहां पे कुछ बेकार बातें लिखी हुई हैं जिनको आप ध्यान से ना ही पढ़ें, सिर्फ नॉलेज के लिए एक बार रीड मार लो, इसको दिल पे मत लेना।
एक कमेटी बैठी थी। कमेटी किस चीज की बैठी थी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री उदय कोटक। उदय कोटक कौन है? आप लोगों को पता होगा, जो कोटक महिंद्रा ग्रुप है ना, उस जो कोटक, हाँ कोटक महिंद्रा जो ग्रुप है, उनके जो चेयरमैन है वो उदय कोटक जी हैं। रिपोर्ट कब आई थी? 5 अक्टूबर 2017 को। recommended the following in view of criticality of secretarial function to efficient board functioning। यानी कि उन्होंने रेकमेंड किया था कि कैसे सेक्रेटेरियल फंक्शन किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। सेक्रेटेरियल ऑडिट को कंपलसरी कर दो सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए अंडर सेबी LODR 2015 विद द प्रोविजन इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आप कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो करनी है। आप और ज्यादा एग्रेसिव कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स को, पर आप ये नहीं कर सकते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 में अगर मान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की है तो आप उसे 50 करोड़ नहीं कर सकते हो, आप उसे 200 करोड़ कर सकते हो। सॉरी, मैं क्या करता, अगर कंपनीज एक्ट 2013 में रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है तो आप उसे 50 करोड़ कर सकते हो, आप उसे 250 करोड़ नहीं कर सकते। यानी कि आपको जो भी स्ट्रिक्टनेस है आप ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हो, कम स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। बात समझ आ रही है? आओ जी। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल मटीरियल, ओहो देखो, ऑल मटीरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरीज इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। देखो, मटीरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरीज एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। मान लेते हैं उस लिस्टेड कंपनी का नाम क्या है? टाटा। मान लेते हैं, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी कई सारी सब्सिडरीज हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। मान लेते हैं एक सब्सिडरी है जो कि लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना, पर मटीरियल है। मटीरियल यानी कि इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? अभी देखो यहां पे हम लोग यही चीजें पढ़ने वाले हैं। मटीरियल होनी चाहिए, अनलिस्टेड होनी चाहिए और इंडियन होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो हम उसके सेक्रेटेरियल ऑडिट की भी बात करेंगे, बेशक तुम क्या हो, अनलिस्टेड हो, ठीक है ना। जरा देखिएगा, अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड रिकमेंडेशन, ये जो उदय कोटक जी की कमिटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बेसिस पे सेबी LODR रेगुलेशन 15 ने अमेंड किए हैं, एक रेगुलेशन डाली है 24A। इस रेगुलेशन के अंदर क्या बात लिखी हुई है जरा देखिएगा। एवरी लिस्टेड एंटिटी, ओके, सारी लिस्टेड एंटिटीज। स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? 2017 में उदय कोटक जी की एक कमेटी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि आप क्या करोगे, जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उन पे LODR 2015 लगाओ और उन लिस्टेड कंपनीज की जो भी सब्सिडरीज अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो कि इंडियन हैं उनके ऊपर आपको LODR लगाना है। तो एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज जो कि इंडियन है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, शैल अंडरटेक सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड शैल अनेक्स with its annual report a secretarial audit report। देखो आपको क्या करना है, एक तो सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी है। सेक्रेटेरियल, एक सेकंड मैं यहां पे लिख देता हूं, सेक्रेटेरियल ऑडिट आपने कराई। उसके बाद जो आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिपोर्ट मिली, सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो रिपोर्ट मिली उसको किसके साथ एनेक्स कर देना है? जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट बनती है, साल में एक बार बनती है ना एनुअल रिपोर्ट, बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग। Given by a company secretary in practice in such form as may be prescribed with effect from 31 मार्च 2019। और ये काम आपको कब से करना है? 31 मार्च 2019 से। उससे पहले ये काम नहीं होता था, बट अब आज 2021 चल रहा है, यानी कि आज भी आपको अपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट एनेक्स करनी है अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ। बात समझ आ रही है? किसके लिए? एक लिस्टेड कंपनी और उसकी मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी जो कि इंडियन है। अब देखो लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है यार? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हमारे कौन से हो गए हैं? BSE और NSE हो गए अभी के लिए। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। अब देखो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? वही इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज, ये सारी की सारी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज की बात की गई है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है? नहीं, रीड कर लो, नॉलेज इसकी जरूरी है, बट लिटरली लर्न नहीं करना है कि एग्जाम में इससे पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। मटीरियल सब्सिडरी का मतलब क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यार हम लोग एक अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सेक्रेटेरियल ऑडिट का भूत सवार कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो भाई पता तो होना चाहिए कि सेक्रेटेरियल मटीरियल सब्सिडरी का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्योंकि अनलिस्टेड मटीरियल होनी चाहिए। मटीरियल सब्सिडरी मीन्स अ सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ एक्सीड कर रही है 10% consolidated income या net worth respectively of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एक टाटा ग्रुप है जिसकी कई सारी क्या है? सब्सिडरीज है। मान लेते हैं
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये टाटा ग्रुप की खुद की अपनी जो बिजनेस करते हैं उनकी बात है। इनका जो ओवरऑल, ध्यान से देखना, ओवरऑल इनकम या नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ इनकम का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर ओवरऑल इनकम कितनी है, 1000 करोड़ है, बहुत कम वर्ड यूज कर रहा हूं बट मान लो 1000 करोड़ है, और टोटल यानी कि कंसोलिडेटेड इनकम बोलते हैं इसे। कंसोलिडेटेड मतलब जो मेन कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है और जो उनकी सब्सिडरीज हैं, उनकी सबकी इनकम को प्लस कर दूं, कंसोलिडेट कर दूं, तो 1000 करोड़ आ रहा है। और उसमें सिर्फ एक ही अगर मैं इनकम की बात करूं, ए इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा और ये अनलिस्टेड कंपनी है ए, बट इसकी जो इनकम है वो 110 करोड़ रुपए है। तो एक बात बताओ, 110 करोड़ रुपए 10% से ज्यादा है ना 1000 करोड़ के, तो इस केस में ए को हम क्या कहेंगे कि ये मटेरियल सब्सिडरी है, बट बी की इनकम कितनी थी, सिर्फ 75 करोड़ थी, ये इममटेरियल सब्सिडरी है। तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ए की। आपको बात समझ आ रही है? देन उसके बाद एक्सक्यूज मी, यही चीज नेटवर्थ के लिए आप ले सकते हो। नेटवर्थ आपको पता ही है, जितनी असेट्स होती हैं उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आप नेटवर्थ निकाल सकते हो। अब जरा देखो, सब्सिडरी का मतलब क्या है? सब्सिडरी मींस अ सब्सिडरी जो कि कंपनीज एक्ट, देखो सब सेक्शन 87 ऑफ सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, ये सब्सिडरी की है डेफिनेशन। इसको आप खुद रीड मारेंगे यार, बचपन में पढ़ के आए हो। यहां पर नेटवर्थ की बात की गई है। अब देखो, ये वो चीजें हैं जो आप लोग खुद सेल्फ रीड मार सकते हो, बट ओनली आपको रीड करनी है। जो मेन बात लर्न करने वाली थी बेटा वो ये थी कि जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है, ध्यान से देखो, किसको करानी है? एक तो हर लिस्टेड कंपनी को करानी है, और उसकी इंडियन होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए, और अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए जो कि सब्सिडरी है उसकी, उनको करानी है। और मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या है? वो सब्सिडरी जिसकी जो इनकम या नेटवर्थ है वो मोर देन 10% है कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के, जिस पेरेंट ग्रुप के अंदर वो आती है। उसके बाद अगला जरा देखिएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 204। अभी 204 में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। टू अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, कि सब्सिडरी कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, उस पर कैसे सेक्शन 204 लगता है, आइए देखते हैं। पहली बात, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत प्यारी है, वो कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के अंदर, बात समझ रहे हो, बट पब्लिक कंपनी जो है वो डिफाइंड नहीं है। पब्लिक कंपनी इस तरीके से बोल दिया गया है कि जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो गई। यानी कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वो है जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड यानी कि जो भी दे रखी है लॉ के अंदर, और ये चेंज हो सकती है बार बार। द प्रोवाइजर टू द डेफिनेशन स्टेट्स दैट प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है। अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूं टाटा, ये बहुत लेमन एग्जांपल यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, इन डेप्थ अभी नहीं जा रहे हैं। एक पब्लिक कंपनी टाटा, उसकी कई सारी क्या है, सब्सिडरीज है बेटा, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, जो ए है वो खुद भी पब्लिक कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, तो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी हो ही गई। बी है, ये भी पब्लिक कंपनी है तो ये भी पब्लिक कंपनी हो गई। पर जो सी है ना, वो एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टाटा एक पब्लिक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है सी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। बट कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 की नजरों में जो सी है उसको एज अ पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। सी कौन होगी? पब्लिक कंपनी। यानी कि उस पे जो प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 204 है, वो उस तरीके से लगेगा जैसे कि जो सी है वो एक पब्लिक कंपनी है। यानी कि हर वो चीज जो एक पब्लिक कंपनी में रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो सी के ऊपर भी होंगे। आई थिंक बात समझ आ गई है। इसके बाद आगे की चीजें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फॉर्मेट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्मेट क्या है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का? एवरी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड इन अ फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 9 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल रूल्स 2014। और फॉर्म नंबर याद कर लो सिर्फ, इसमें MR3 है। अभी ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है? MR3, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। अब ऑडिटर आ गई, हमारी बात आ गई, PCS सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 में लिखा है ओनली अ मेंबर ऑफ कंपनी। एक ही बात बार बार, अपनी तारीफ कितनी करोगे? इधर देखो,
अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखो कब करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज सेक्रेटेरियल ऑडिट एंटेल्स चेकिंग ऑफ कंप्लायंसेस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अब ये तो है नहीं कि 15 दिन के अंदर आपने सारे कंप्लायंसेस चेक कर लिए, ऑन अ रूटीन बेसिस इसको चेक करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इन द बिगिनिंग। अब देखो यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर को जनवरी में अपॉइंट किया गया है, बट करना कब था भाई, अप्रैल में करना जरूरी है, क्योंकि जब साल शुरुआत होती है उसी टाइम पे आपको सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। एज अ गुड प्रैक्टिस द सेक्रेटेरियल ऑडिटर शुड सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एज टू द कंप्लायंस ऑफ द कंपनी। यानी कि जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है उसको एज अ गुड प्रैक्टिस, कंपल्शन नहीं है बट एज अ गुड प्रैक्टिस की अच्छाई होगी अगर वो हर क्वार्टर के एंड में बोर्ड को कंप्लायंसेस के बारे में इंफॉर्म कर देगा। आई थिंक चीज क्लियर है। अब बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट यार इंपॉर्टेंट है बट अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको बताना ना मुझे मतलब बेईमानी सी लग रही है। अब देखो किस पर्पस के लिए, किन लोगों के लिए, किस स्टेक होल्डर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें की जा रही है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, इधर देखो अदर बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर आर, कोई भी 5-6 याद कर लो, आपके ऊपर है। प्रमोटर्स के लिए क्या जरूरी है सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट एंश्योर्स द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी दैट दोज इन चार्ज मतलब कौन होता है, एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोज इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट आर कंडक्टिंग इट्स अफेयर्स in accordance with the requirements of laws and owner's stake is not being exposed to unintended risk। यानी कि टेंशन मत लो, जिन लोगों को आपने डायरेक्टर बनाया है कि मैनेजरियल पर्सनल बनाया है वो लोग पूरे लॉस को फॉलो कर रहे हैं और आपकी जो भी इनकम है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बेकार नहीं जाएगी, फालतू के रिस्क में नहीं लगी हुई है। जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है कंपनी के, उन लोगों के लिए क्या यूजफुल है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है इन नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कि एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म या प्रोसेस हैं टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी, दस मिटिगेटिंग एनी रिस्क फ्रॉम अ रेगुलेटरी और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बाकी एस्पेक्ट्स की टेंशन ले सकते हैं, उसके बारे में वो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। फिर गवर्नेंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, अदर स्टेक होल्डर्स एंड क्या नहीं, आप लोग इसे खुद पढ़ेंगे, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कराने में। स्कोप क्या है सेक्रेटेरियल ऑडिट का, भाई अब जरा ध्यान से देखो, क्या किन कंप्लायंसेस की बात हम कर रहे हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट में क्या चीज कवर्ड होती है कि कंपनी ने कौन किन लॉज से कंप्लाई किया है। तो भाई देयर कुड बी एन नंबर ऑफ लॉज जो कंपनीज के ऊपर लग सकते हैं। जरा देखिएगा, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म MR3 सेक्रेटेरियल ऑडिटर नीड्स टू एग्जामाइन करना और रिपोर्ट करना कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग। वो MR3 में किन चीजों से जो कंप्लाई किया गया है, क्या चीजें देखेगा। सबसे पहला यूनिवर्सल लॉ जो एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए है वो है उसका कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है, ठीक है ना। मुस्लिम्स के लिए जो कुरान का रोल है, भगवत गीता का जो रोल है हिंदूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जो रोल बाइबल का है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी के लिए रोल किसका है, कंपनीज एक्ट 2013 का। फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है ना, और उसके अंदर जो भी रूल्स हैं, डिपॉजिटरीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैंने फेमा एक्ट, उसके बाद सेबी रेगुलेशंस, अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग एक्ट्स, सारी की सारी चीजें यहां पे कवर हो गई है। देखो यहां पे अदर लॉज एज में बी एप्लीकेबल स्पेसिफिकली टू द कंपनी, अगर कोई कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लगने वाला कोई लॉ है तो वहां पे अदर लॉज की कैटेगरी में डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि यार लॉज इतने सारे हैं कि आप सारे लॉज यहां पे लिख नहीं सकते हो कि ये लॉ इस पे लगेगा, ये लॉ इस पे लगेगा, वो एक मैनुअल एक्टिविटी है, वो अभी नहीं पढ़ना हमको। फिर उसके बाद यहां पे अगेन वही वाली बातें दी गई हैं। पेपर में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ये पोर्शन, बट रीड जरूर करना कि एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए क्या क्या चीजें एक बार एग्जामाइन करना जरूरी है, उसकी जिंदगी में किन किन लॉस से उसका पाला पड़ सकता है, वो चीजें आप लोगों को यहां पे आइडिया मिल जाएगा। बट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर क्या एग्जाम में लिखना होगा ना, कभी नहीं आएगा। देन अब आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट, अब हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ये सफर सेक्रेटेरियल ऑडिट का कैसे चलता है। जरा 2 मिनट का टाइम दे दो, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। अरे भैया, और बताओ तैयारी वारी कैसे चल रही है, लग रहा है इस बार CS बन जाओगे।
आइए, सबसे पहले देखो कितने, देखो एक ही बात कैसे रिपीट हो रही है बार बार, फिर आप कहते हो सर बुक बहुत मोटी है, बहुत लंबी है। कुछ नहीं है, यहां से लेके अगेन देखो यहां तक एक ही बातें हैं, चेक करते हैं कंप्लायंस प्रोविजंस, ऑल एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, एडहेरेंस टू गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऑफ सीकिंग एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड एंड अदर शेयर होल्डर्स एज मे बी नेसेसरी। वही बातें हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन आफ्टर ये देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ओपिनियन दे कंपनी के बारे में जिसकी भी वो सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहा है, जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाए, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट देयर एग्जिस्ट एडिक्वेट सिस्टम एंड प्रोसेस इन द कंपनी, कि इस कंपनी में पर्याप्त सिस्टम है, प्रोसेस है कंप्लायंस के, कमेंसुरेट विद द साइज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंसेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोसीजर्स और या रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करने के सिस्टम और प्रोसेस कंपनी के अंदर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है उसने इस चीज की कंप्लायंस मैनेजमेंट की अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आप अपना एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा। इस ओपिनियन से उस कंपनी की ब्रांड इमेज अच्छी होगी, या फिर अगर ओपिनियन गलत दोगे तो ब्रांड इमेज खराब भी होगी, लोग उस कंपनी से दूर रहना प्रेफर करेंगे। विद एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस। तो अब जरा देखिए ये प्रोसेस है पूरा, यहां पे इन्होंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में देने की कोशिश करी है, बट हम लोग इन डिटेल वैसे पढ़ के देखेंगे। सबसे पहला देखो क्या होगा, मैं आपको यहां से दिखाता हूं। आ जाओ, प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। जरा देखिए, सबसे पहला है अपॉइंटमेंट, स्टेप 1, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ऑफ कोर्स ये बात है, आप अपॉइंटमेंट करोगे उसका। एज पर रूल 8 कंपनीज रूल्स 2014, कंपनीज रूल कौन से, बोर्ड एंड इट्स पावर के, सेक्शन 179 में लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 के, सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन एट अ ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग। यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में नहीं होगा, ये कहां पे होगा, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है, मतलब बोर्ड रेकमेंड करता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग ओवर पास करके क्या करते हैं, उसको अपॉइंट कर लेते हैं। बट इन दिस केस सेक्रेटेरियल ऑडिटर कहां पे पास किया जाता है, आपका बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन होता है और उसमें वो पास किया जाता है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन टू अर्लियर इनकम्बेंट। अब देखो अर्लियर इनकम्बेंट मतलब होता है कि पिछला ऑडिटर जो था, पिछला सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, उससे कम्युनिकेट किया जाए। Whenever a company secretary in practice is engaged as a secretarial auditor in the place of an earlier incumbent, अर्लियर इनकम्बेंट मतलब क्या हुआ, उससे पहले भी कोई ना कोई कंपनी सेक्रेटरी रहा होगा जो पीसीएस वहां की सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहा होगा, तो उससे कम्युनिकेट करना है नए वाले पीसीएस को। ही शैल कम्युनिकेट टू द अर्लियर इनकम्बेंट, किस बारे में बात करेगा कि और भाई भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं ना, काम की बातें। अर्लियर इनकम्बेंट से बात करेगा अबाउट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट इन राइटिंग टू बी सेंट बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या एनी अदर मोड ऑफ डिलीवरी, जो भी रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी कि देखो प्रपोज्ड एंगेजमेंट इन राइटिंग कि भाई सुनो पुराने वाले पीसीएस, अब मैं वहां का नया पीसीएस बन चुका हूं, तो थैंक यू आज तक की सर्विसेज के लिए, पर हां अब मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं कि अब वहां की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, आपको इस चीज से आजाद किया जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, एक फॉर्मल लेटर अपॉइंटमेंट शुड बी इशूड बाय द कंपनी टू द सेक्रेटेरियल ऑडिटर। यानी कि एक फॉर्मल लेटर देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कि आजा भाई तेरे को बना दिया पीसीएस हमने, मतलब हम अपनी कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर ना, आपको एक फॉर्मल लेटर, जैसे यार जॉब के लिए आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हो तो उसे भी तो क्या करते हो, जॉब ऑफर लेटर देते हो, तो वैसे ही एक फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन इशू करेगा, कंपनी इशू करेगी। किसको इशू करेगी, नए वाले सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। एक कॉपी बोर्ड रेजोल्यूशन का अपॉइंटमेंट के साथ। सेक्रेटेरियल ऑडिटर शुड कंफर्म एक्सेप्टेंस, किसी को जबरदस्ती तो करा नहीं सकते हैं, तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा अपॉइंटमेंट की, इन राइटिंग लिख के देगा कि हां मैं इस कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर बनने को तैयार हूं। फिर क्या होंगी, फिर प्रीलिमिनरी डिस्कशन और सर्वेज होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। प्रीलिमिनरी डिस्कशन और सर्वेज में क्या होगा, वो देखेगा ओवरऑल कंपनी के बारे में कि अच्छा ये कंपनी ऐसे चल रही है, ऊपर से तहकीकात करेगा, कुछ लोगों से बातें करेगा जिन लोगों को उस लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनी के ऊपर लग रहे हैं उनके बारे में नॉलेज है। Secretarial auditor is expected to take general overview of the operations of the company
एंड इंटरेक्ट विद द पर्सनल इन्वॉल्व टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस। यानी कि जनरल ओवरव्यू लेगा जो भी कंपनी का ऑपरेशंस है और उन एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट करेगा जिनको कंपनी के नेचर के बारे में पता है। ही में ऑप्ट फॉर सर्वेज फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, यानी कि वो सर्वे भी कर सकता है। सर्वे यानी कि जाके जनरली लोगों से पूछना कि यार एक बात बताओ इस कंपनी के बारे में क्या है, क्रॉस चेक करना, कुछ भी जो भी चीज उसको सही लगती है कि वो एक उसको फेयर आइडिया दे सकती है अबाउट द कंपनी, ताकि वो अपने सेक्रेटेरियल ऑडिट के फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, वो सारी की सारी चीजें वो यहां पर करने की कोशिश करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, प्रीलिमिनरी मीटिंग होती है। प्रीलिमिनरी मतलब काम शुरू होने से पहले जो भी मीटिंग होगी वो प्रीलिमिनरी मीटिंग हो जाएगी। प्रीलिमिनरी मीटिंग किसके साथ होगी, विद सीनियर मैनेजमेंट। प्रीलिमिनरी मीटिंग विद द सीनियर मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा है पूरी कंपनी का, मैनेजर्स जो होते हैं, इन्वॉल्व इन द ऑडिट will give a fair idea of what is expected and the manner in which audit activities are to be undertaken। अब कौन लोग बताएंगे, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, सीनियर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो लोग क्या बताएंगे ऑडिटर को कि भाई सुनो, फेयर आइडिया दे देंगे कि देखो तुमसे मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम चेक करो कि यार कहीं घपला तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा हमारा जो अपना इंटरनल स्टाफ है, जो लीगल डिपार्टमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कंप्लायंसेस करने में कोई दिक्कत कर रहा है। वो सारे के सारे आप स्कोप बताओगे, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बताएंगे सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। At this stage, a time frame of the secretarial audit should be determined and finalized। और डिसाइड कर लेंगे कि यार देखो तुम्हें जो ये काम दिया गया है वो इतने टाइम में तुम करके दे देना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना मैक्सिमम टाइम है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप डिस्कस कर लेते हो अबाउट द टाइम फ्रेम ऑफ द सेक्रेटेरियल ऑडिट, डिटरमाइन भी करना और फाइनलाइज कर देना। फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर शैल डिस्कस द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, गैदर इंफॉर्मेशन on important board process, evaluate existing control system and prepare the audit plan। यानी कि वो स्कोप और ऑब्जेक्टिव, स्कोप और ऑब्जेक्टिव मतलब किस हद तक ऑडिट करनी है और उस ऑडिट को करने का मकसद क्या है, और उसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बोर्ड के प्रोसेस, बोर्ड कैसे फंक्शन कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें करने के बाद वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एक ऑडिट का प्लान। बिल्कुल। फिर जब ऑडिट का प्लान प्रिपेयर कर लेगा, देखो ये लाइन इन्होंने हाईलाइट नहीं करी, करनी चाहिए थी भाई, प्रिपेयर द ऑडिट प्लान। उसके बाद फाइनलाइज कर दिया जाएगा जो प्रिपेयर किया था पिछले स्टेप में ऑडिट प्लान, एंड ब्रीफिंग द स्टाफ। इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट एन ऑडिट प्लान, द प्लान इन्वॉल्व्स, देखो ऑडिट प्लान में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, प्लान इन्वॉल्व्स ब्रीफिंग द ऑडिट स्टाफ एज टू अलॉटमेंट ऑफ वर्क, फील्ड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर रोल्स। अब जो भी ऑडिट के लिए, सेक्रेटेरियल ऑडिट यार अकेला बंदा तो कर नहीं पाएगा, उसके लिए एक स्टाफ होगा, उन स्टाफ के लोगों को काम सौंप दिया जाएगा कि सुनो भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। यार तुम लोगों ने मूवीज देखी होंगी, वेब सीरीज देखी होंगी जिसमें रॉ वगैरह जैसी एजेंसीज हमारी ऑपरेशन करती है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले एक टीम बनाई जाती है स्टाफ, और उसके बाद क्या करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि देखो तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम मुझको रिपोर्ट करोगे, तुम इसको रिपोर्ट करोगे, एंड सो ऑन। Audit plan should comprehensively outline the field work and usage of auditing tools। ऑडिट प्लान में सब बात लिखी होनी चाहिए, एक जो प्लान है ना उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, यानी कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। अभी मैं रिसेंटली एक वेब सीरीज को देख रहा था, थोड़ा थोड़ा रोज देखता हूं, मनी हाइस्ट करके, एंड उसमें एक प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर हर चीज, हर प्लान को फॉलो करता है, मतलब उसके पास हर चीज को लेकर एक प्लान है कि अगर ये हुआ तो क्या करना है, ये नहीं हो पाया तो फिर क्या करना है। तो आपको एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर एक ऑडिट प्लान बनाना है जिसमें छोटी बड़ी हर तरह की वो उस तरह की बातें लिखी हो। फिर रिव्यू ऑफ कंट्रोल्स हेल्प्स द ऑडिटर डिटरमाइन द एरियाज ऑफ हाईएस्ट रिस्क एंड डिजाइन टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड इन द फील्ड वर्क सेक्शन। अब उसके बाद बेकार की बातें हैं, आप इसे सिर्फ रीड मार सकते हैं। टेस्टिंग, इंटरव्यूज एंड एनालिसिस। सेक्रेटेरियल ऑडिटर may use a variety of tools and technology to gather information। सेक्रेटेरियल ऑडिटर को जो चीज की भी जरूरत है, किसी भी टूल की जरूरत है, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द कंपनीज के ऑपरेशन, वो काम करेगा। Secretarial auditor should determine whether the controls identified during the preliminary review are operating properly and in the manner prescribed by the company। सेक्रेटरी ऑडिटर क्या करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि जो भी कंट्रोल्स उसने आइडेंटिफाई किए थे किस टाइम पे, जब वो प्रीलिमिनरी रिव्यू कर रहा था। प्रीलिमिनरी रिव्यू कहां हो गया था, एक तरीके से देखो यहां पे। इसके बाद डिस्कशन एंड सर्वेज में एक तरीके से रिव्यू यहीं पे हुआ था, यहां पे जो इसने रिव्यू किए थे वो ऑपरेटिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ उसने ओवरव्यू लिया था, बट अब वो चेक करेगा कि प्रॉपरली सच में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनी। फिर फील्ड वर्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इंटरव्यूइंग विद स्टाफ ऑफ द कंपनी।
फील्ड वर्क में क्या इंक्लूड होता है? इंटरव्यू करोगे कंपनी के स्टाफ से, यानी कि सुनो आप बताओ आपने अच्छा इस दिन फाइल करी थी, आपने ये चीज़ें फाइल करी थी, ओहो आप ये चीज़ करनी भूल गए थे, कोई बात नहीं। वेदर फॉर्मली या इनफॉर्मली, यानी कि फॉर्मली इनफॉर्मली, यानी कि यार दोस्त बन के भी आप बात कर सकते हो उनसे और एक एज अ प्रोफेशनल भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू करोगे आप प्रोसीजर मैनुअल्स एंड प्रोसेसेस, टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग कंप्लायंसेस। अब देखो यहां से लेके ना यहां तक अच्छा रहेगा अगर आप इन चीजों को लर्न कर लोगे। ये आपके ना पॉइंट्स की जो खूबसूरती है उनको बढ़ाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विद द एप्लीकेबल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कंप्लायंस वही चीज है, देखो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन उनसे कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। दिस एक्सरसाइज में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स which the secretarial auditor may bear in mind while preparing the secretarial auditor report। यहां पे उसे अपने काम की सारी चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्या चीजें लोगों ने, क्योंकि देखो ना आप बातचीत कर रहे हो, आप आसपास के लोगों से पूछ रहे हो, स्टाफ से पूछ रहे हो कि यार ये चीजें कैसे हुई, ये चीजें कैसे हुई, क्यों नहीं किया आपने ये काम। उसके बाद वो अपने आप को इंश्योर कर लेगा कि हाँ जी ये जो चीजें हैं ना ये सही हुई हैं और ये चीजें इसमें गलत हुई हैं। फिर अगली चीज क्या होगी? वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? जो भी परफॉर्म किया गया है, जो भी फाइंडिंग्स हैं ऑडिट करते टाइम, परफॉर्म करते टाइम जो भी चीजें उसको मिली, जो भी प्रोसेस हुआ है ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट का, वो सारी की सारी जिस नोटबुक में नोट की जाएंगी उनको बेसिकली वर्किंग पेपर्स कहा जाता है। वर्किंग पेपर्स आर वाइटल टूल फॉर द ऑडिट प्रोसेस। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ऑडिट ओपिनियन, यानी कि इस वर्किंग पेपर में जो भी बातें लिखी हैं उसी के बेसिस पर एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है अबाउट द कंपनी। यानी कि वर्किंग पेपर में एक सबूत है कि उसने सेक्रेटेरियल ऑडिट में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, वो सारी बातें उसने उसमें लिखी हैं। तो जब वो लेट सपोज कोई ओपिनियन देता है कि बिल्कुल कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने किस बेसिस पे बोला कि कंपनी में सब कुछ सही है, सारे कंप्लायंसेस है। तो कहेगा ये देखो मेरे वर्किंग पेपर, मैंने इस बंदे से ये बातें पूछी थी, ये करा था, मैंने ये प्रोसेस परफॉर्म किया था, मैंने यहां पर चेक किया था, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था, वो सारी बातें लिखी हैं। They connect the management's record and information to the auditor's opinion. They are comprehensive and serve many purpose for the company as well as the auditor. ये वर्किंग पेपर सेपरेट क्वेश्चन ही बन सकता है कि वर्किंग पेपर्स कैसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट समरी फॉर डिस्कशन। इट इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड है, फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, दैट द फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आर समराइज्ड, कि आपने जो भी चीजें वर्किंग पेपर में लिखी हैं, वर्किंग पेपर में तो तमाम बातें लिखी होंगी ना, बट आप उसको समराइज कर दो और उसके बाद प्रेजेंट करो इनिशियल डिस्कशन विद द मैनेजमेंट फॉर व्यूज, क्लैरिफिकेशन एंड रिप्लाईज। समराइज करके आप जाके पूछोगे मैनेजमेंट से कि सर ये चीजें तो मैंने देखी, अब जरा आप इसके बारे में अपने व्यूज दो, कुछ क्लैरिफाई करो और आपसे कुछ रिप्लाईज की उम्मीद है, आप वो रिप्लाईज भी करो। फिर आप फाइनली क्या करोगे? सबमिट कर दोगे सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लैरिफिकेशन और रिप्लाईज, मैनेजमेंट से जो भी रिप्लाई मिलेगा, जैसे लेट सपोज आपने कोई फाइंडिंग करी, उसमें आपको पता चला कि हाँ यार इस चीज से इस कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया, तो आप वो बात लिख लोगे और उसके बाद आप मैनेजमेंट के पास जाओगे और उनसे पूछोगे कि सर ये आपने कंप्लाई क्यों नहीं किया आपकी कंपनी ने, और उन्होंने जो भी रिप्लाई किया या फिर रिप्लाई किया भी या नहीं किया, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? देखो, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लैरिफिकेशन रिप्लाईज ऑफ द मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल ऑडिटर शैल प्रिपेयर द सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इन MR3। उसके बेसिस पे आप ओपिनियन फॉर्म कर दोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। द रिपोर्ट इज एड्रेस टू द मेंबर्स बट इट इज टू बी सबमिटेड टू द बोर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं MR3 के अंदर, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, वो आप एड्रेस किसको कर रहे हो? मेंबर्स। वो रिपोर्ट आपने बनाई है मेंबर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, बट वो सबमिट किसको कर रहे हो? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कर रहे हो। बात समझ आ रही है? द रिपोर्ट शैल कंटेन द ओपिनियन ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। आप ओपिनियन दे रहे हो कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो भी एग्जामाइन किए ऑडिटर ने वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, और शैल स्टेट वेदर इन हिज ओपिनियन द कंपनी इज कैरिंग आउट ड्यू कंप्लायंसेस ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द वेरियस लॉज और नॉट। बात खत्म। द रिपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड विद और विदाउट क्वालिफिकेशन। अभी विद और विदाउट क्वालिफिकेशन क्या है? देखो मैं आप आसान भाषा में बता देता हूं। अगर कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑडिटर ये बताना चाहता है, तो वो विदाउट क्वालिफिकेशन रिपोर्ट देगा। और अगर उसने कंपनी ने सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने कोई एडवर्स ओपिनियन देना है कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, डिस्क्लेमर देना है, देन इन दैट केस वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अब एक क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड या विदाउट क्वालिफिकेशन ओपिनियन जो है, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर ऑडिट का, उसी में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? अब जरा अगर एक बार हम रिवाइज करना चाहें तो देखो सबसे पहले देखो क्या था, इधर देखो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप एक सॉरी पहला स्टेप लिख लो जरा, और इसे साथ में मेरे याद करना है। पहला स्टेप क्या हुआ?
यार तो बड़ा लैग मार रहा है आज। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल आज तो भाई पूरा मूड में खराब होने के। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। फिर आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन करोगे किससे, पुराने वाले ऑडिटर से, कम्युनिकेशन टू अर्लियर इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब पुराना वाला जो भी प्रोफेशनल उसकी जगह लगा हुआ था वो। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे। कंपनी आपको क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरीके से आपको एक फॉर्मल लेटर देंगे अपॉइंटमेंट का, और कंपनी सेक्रेटरी जो भी पीसीएस एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर चौथे नंबर पे आप क्या करोगे बेटा, फिर उसके बाद करोगे आप प्रीलिमिनरी डिस्कशन। प्रीलिमिनरी डिस्कशन या फिर कहूं मैं सर्वे। फिर पांचवें नंबर पे आप क्या करोगे, आप करोगे प्रीलिमिनरी मीटिंग। प्रीलिमिनरी मीटिंग। फिर उसके बाद छठे नंबर पे आप क्या करोगे, फाइनलाइज करोगे। फाइनलाइजिंग ऑफ ऑडिट प्लान। फाइनलाइज करोगे आप ऑडिट प्लान। फिर ये ब्रीफिंग स्टाफ आप करना चाहो या ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, टेस्टिंग, इंटरव्यूज एंड एनालिसिस। ठीक है, और उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे वर्किंग पेपर्स। एक बड़ा क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे चांसेस है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, और लाइक 2 स्टेप और बचे हैं। आप ऑडिट समरी, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने के बाद ऑडिट की समरी डिस्कशन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ फॉर डिस्कशन। मैनेजमेंट से आप डिस्कशन करोगे, उनके रिप्लाईज मांगोगे, उनके ओपिनियंस मांगोगे, क्लैरिफिकेशन मांगोगे, और लास्ट में फिर सबमिट कर दोगे। सबमिशन कर दोगे किस चीज का, ये जो रिपोर्ट है ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, किसको, बोर्ड को सबमिट करोगे, पर एड्रेस किसको कर रहे हो आप, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को कर रहे हो। टोटल 10 स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आपको अभी तक जितना मैंने कराया होगा आपको समझ आ गया होगा। मैं यही कहूंगा, वीडियो पॉज करके आप पहले इस प्रोसेस को पूरा याद कर लीजिए, ठीक है ना। एंड जो चीजें मैं बता रहा हूं बेटा, अगेन एग्जेम्पशंस क्लेम करने के लिए आपके लिए मोर देन वेरी सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली चीजें हैं इस चैप्टर की वो हम अगली वीडियो में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।